Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel. हमारे जुल्फ़िकार खान मशरक़ वस्ता अब सिर्फ कशीदगी का इलाका नहीं रहा बल्कि ये आग का वो दायरा बन चुका है जहां हर सिमत से शोले लपक रहे हैं। इजराइल की जानिब से ईरान पर हमला, आला फौजी क़यादत और न्यूक्लियर साइंटिस्ट की शहादत के बाद ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, जिसकी गूंज सिर्फ टेल अवीव तक नहीं बल्कि वाशिंगटन और लंदन तक भी सुनाई दी गई। ईरान की जानिब से 200 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल से जवाबी हमले से इजरायली हुकूमत को पहली बार आलमी सतह पर शदीद दाखिली दबाव का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने वाजे कर दिया है कि ये तो सिर्फ इब्तदा है, खैबर मिसाइल का बाब अभी खुला नहीं है। जबकि इजराइल की अगर बात की जाए तो अब भी वो हट धर्मी पर जो है वो कायम है और कहता है कि अहदाफ मुकम्मल होने तक हमले रुकेंगे नहीं। और ताज़ा हमलों में ईरान के जनरल स्टाफ में इंटेलिजेंस के सरबराह जनरल गुलाम रजा मेहरबानी और डेप्यूटी चीफ ऑफ ऑपरेशंस जनरल मेहदी रब्बानी शहीद हो चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट और सऊदी वली अहद के दरमियान भी राब्ता हुआ है और मामलात सिफारती हल तलाश करने की कोशिशों तक जान पहुंचा है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने ईरान की दिफा का हक तस्लीम करते हुए यूनाइटेड नेशंस चार्टर का हवाला दिया और इजरायली जारियत को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया है। अब सूरत हाल ये है कि मशरिक़ वस्ता में सिर्फ दो ममालिक नहीं लड़ रहे, ये ताकत, मफाद और खामोश इत्तेहादियों की जंग बन चुकी है। अमरीकी मीडिया ने ये इंकशाफ भी किया है कि मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक ने इजराइल की खुफिया मदद की, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इस जंग के पीछे सिर्फ हथियार नहीं बल्कि साजिशें भी पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया तेज़ी से एक आलमी जंग की तरफ बढ़ तो नहीं रही, और क्या ईरान का गुस्सा दुनिया की आलमी ताकतों को मैदान में खींच लाएगा? साथ ही ये भी बहुत आम सवाल है कि क्या मुस्लिम दुनिया इस दफ़ा कोई अमली कदम उठाएगी या हमेशा की तरह सिर्फ मजम्मत तक महदूद रह जाएगी? आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ मंसूर जाफर साहब होंगे, आप एक्सपर्ट हैं मिडल ईस्ट अफेयर्स पे, एंड बाकरियान साहब इज जॉइनिंग अस फ्रॉम तेहरान। सो लेट मी बिगिन विद फरशीद साहब। फरशीद साहब, a very warm welcome to the program. I'll begin with you. Iranian media has been reporting that two Israeli aircrafts have been shot down, including an F-35, and also that the female pilot of that aircraft has been detained by the Iranian authorities. Now, if we talk about the Israeli side, they have been vehemently opposing this. They've been saying that this is a pile of lies and no such incident has taken place. Does the government of Iran intend on bringing the evidence to the forefront, whether it's the pilot or whether it's the remains of the aircrafts? Does it intend on doing that? What's your information on this? Thank you very much, and thanks for inviting me. Regarding this issue, Iran definitely right now against the war is acting in some efforts that showing the world that this is not the operation, this is war against Iran, because they are trying, because you look at the sentences that Mr. Netanyahu denounced, that we are trying to overthrow the government, changing the political system. They are against Iran totally. So for this reason, in this condition, in this situation, Iran tried to make a mistake at the minimum stage. According to this aforementioned details, Iran never show or never tell about something that has no evidence. Definitely, it would be some surprise for the world that Iran, with its old-fashioned, old-class kind of aircraft or radar or defense system, could overwhelm the F-35, the high-tech technology American aircraft. This is a very important point for this war. If Iran can bring the evidence to the world and show that Iran is possible and capable to defend itself, it means that this is the final moment of the war, and Israel has to think about the future of its survive. This is very important. So Iran in this stage, I think that they'll never make a mistake to giving the evidence to the world, to giving the facts to the world, and to say lie and to
play the word. So, Mr. Rashid, let me interject here. So do we expect, or do you expect in Iran, do you expect that in the coming days this evidence will be brought to the forefront? Yeah, exactly. Because Iran told that one of the pilots was female. Can you understand why Iran has to detail so deeply that one of the pilots is female? So Iran has to prove that. This is very, very difficult proof. For this reason, Iran, I believe that, because not because I'm Iranian. Of course, I'm Iranian and protect Iran. But according to facts, and according to facts of war right now, Iran needs facts for showing the world that Israel is a mass murderer, is a genocider. So Iran is trying to show that Iran is innocent and Iran is suffering from some kind of the geopolitical, unmeaningful, war against itself. I got your point. Let me move on. The manner in which it's attacked, precision, that's raised many eyebrows and that's raised many questions. People are asking that, taking out 6 high-ranking officials, including many nuclear scientists as well, that's raised a lot of questions on the security and the security dynamics within, and people are questioning whether the stories that one hears about the discord between the IRCG and the Iran army, the Artish, do they have some credibility? Would you like to shed some light on this? Yeah. Let me talk about, you are talking about the 6 people, but I'm talking about the 20 people, top brass generals. Some of them are working in the universities, tied with the military. It's possible. But if you consider the 20 top brass generals is some kind of assassination, you can tie these facts to the government changing, to the government overthrow. So this is the matter of survival. Iran is right now not against Israel. This is the American-backed operation against Iran. Look at the scene. Israel told that the first attack that was the simultaneously aircraft, missiles, drones, assassination, bombing, and something else. Simultaneously, they targeted dozens of targets, aims in Iran. But regarding the air forces, they used 200, I think that 200 F-35 jet fighters. So, who owns these jet fighters? Israel or the United States? And which government helped the Israel to prepare the refueling the mechanism for the Israel? It should be something like Iraq. One can never deny the American-Israeli nexus. No one's denying that. Having said that, the precision with which these attacks have been carried out, they've been releasing videos as well. They were able to make a drone center very close to Tehran. That's what they've been claiming, and the precision against. So, this does raise that question, that is there internal discord within Iran which is facilitating such movements? I was trying to explain that this is not the Israel operation itself. This is the war between Iran and the United States, and the Israel backed by the United States. And the top brass, 20% top brass generals, not only because all of them was attacked by operation, undercover operation that they call it with the Mossad espionage. But I don't believe that. F-35 jet fighters that helped this operation belong to the United States. And if Iran shows this fact to the world that we could down the F-35 jet fighter, this is not the matter of prestige for the Israel, it's prestige for the United States also. So I'm telling you that Iran is against the world. Iran is against the West, not only the Israel. For this reason, all the operations in Iran is not doing by the Mossad or some organization like Mossad. Iran is against the West.
Western, How would Iran respond to the offer from Donald Trump that perhaps you've received a second chance to solve this issue diplomatically and with the involvement of Saudi Arabia as well? How do you see that option? Remember that this news that tomorrow we're supposed to see a warning to the world that Iran and the United States will sign an accord tomorrow in Muscat, in Oman. But Israel destroyed that. First of all, Marco Rubio told that the U.S. Secretary of State told that the United States is not involved in this operation. Not involved and not will be involved. But after that, Mr. Trump told that, well done, Israel. It was well done, but the infrastructure was American. We gave you data. So for this reason, we have two Americans. One belongs to the globalism, the other belongs to the Mr. Trump. And this is a conflict between them. Maybe somehow, it's a theory. Maybe you can deny that. It's a theory. Maybe somehow the Democrats will help Iran to stop or maybe to be against the Mr. Trump by giving data to Iran. So I'm telling that this kind of counterintelligence war that is happening right now between Iran and Israel, in next stages, it would be more vast than this time. Sorry, I'll have to interject there, Mr. Rashid. Thank you very much for making time for us. I'll move on to our guests here. जनरल साहब, आपकी तरफ आती हूँ. बेशक इस वक्त उनकी अपनी जो है वो लिमिटेशंस हैं, वो उसको सिर्फ ये कह रहे हैं हमारी इजराइल से जो है वो जंग नहीं है, बकौल फरशीद साहब के, हम तो सिर्फ इस वक्त अमेरिका की ये जंग लड़ रहे हैं. बट जिस प्रिसीजन से, मैं और आप पहले भी इससे बात कर रहे थे, जिस प्रिसीजन से उन्होंने हिट किया है, जो ड्रोन्स के उन्होंने पूरे जो है वो एक नेटवर्क बनाया है तेहरान के पास, इससे क्या इंटरनल डिस्कॉर्ड की जो है वो आपको बू नहीं आ रही कि इंटरनल डिस्कॉर्ड है जो हम सुनते आ रहे हैं, IRCG हो गया और इनकी जो आर्मी है उसके दरमियान है, क्लर्जी के दरमियान है, किस तरह आप देखते हैं इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट. देखिए, सिचुएशन ये जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, ऑफ कोर्स देयर आर एलिमेंट्स विद इन ईरान एज वेल जो थोड़ा सा उनको वीकन कर रहे हैं, स्पेशली जो इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए हैं, जिस तरह भी आपने ड्रोन्स का जिक्र किया कि वो वहीं पे असम्बल किए गए, वहीं पे लाए गए, वहीं पर इस्तेमाल हुए. और ये चीज़ हम उसके अलावा IRG का और उनकी मिलिट्री का भी थोड़ा सा इश्यूज़ रहते हैं, हमेशा रहे हैं. इंग्रेस तो इजराइल की है जी, उसके साथ फिर रॉ के एलिमेंट्स भी ऑलरेडी उनका जो पार्टनर है, जो हिंदुत्व का जो और ज़ायनिज़म, इंडियन ज़ायनिज़म, हिंदू ज़ायनिज़म की जो कोलैबोरेशन है, तो दे हैव द एलिमेंट्स ऑलरेडी. कतर में भी ये इंसिडेंट इनके हो चुके हैं, तो इस्लामिक वर्ल्ड में तो वो उसका पूरा उन्होंने फ़ायदा उठाया है. दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस वॉर. ये एक दिन का, हाँ जी, ये सालों से पहले उन्होंने किया हुआ होगा जी, क्योंकि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज हैं उनकी एप्लीकेशन हो रहे हैं. अच्छा, अब लेबनान में देख लें, आप सीरिया में देख लें, आप इवन पैलेस्टाइन में देख लें, और अब ईरानियन देख लें. आप इनकी नेतन्याहू की जरा स्पीच उठा लीजिए, वो एक ही बात कर रहे हैं कि हम जी मिलिट्री टारगेट्स को टेक आउट करेंगे, हम उसके अलावा जो उनकी जो लीडरशिप है उसको टेक आउट करेंगे, और उनकी अवाम को ये कहते हैं कि एक्चुअली हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं, आप अपनी आज़ादी के लिए आप उठ खड़े हों. ये मॉडल्स उन्होंने पहले लगाए और अब ईरान के ऊपर भी वो यही मॉडल लगाना चाहते हैं. और इसको जो रजीम, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो है आइडियोलॉजिकल पहले एप्लीकेशन हुई है इसकी, उसके बाद मिलिट्री एप्लीकेशन हुई है इजरायली, और अब उनकी जो रजीम चेंज की जो पॉलिटिकल एप्लीकेशन है वो भी होनी है, और फिर इकोनॉमिक एप्लीकेशन के साथ वो बाकी अगले रीजन्स की तरफ जाएंगे. तो ऑल डोमेन्स, पूरा स्पेक्ट्रम उन्होंने इसके ऊपर एप्लीकेशन उसकी की है. और ये भूल है अरब वर्ल्ड की, इनके नेबर्स की, कि ये आग बस यहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी और वो उसको कंटेन कर लेंगे. वो नेबर्स जो एयर स्पेस मुहैया कर रहे हैं, आप एयर स्पेस मुहैया करेंगे, आप अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे, आप अपने चीज़ें नहीं करेंगे, तो दिस इज ऑन. और ये पूरे रीजन और उनका जो दोस्त है, उनका जो पार्टनर है, उसकी ऑलरेडी एप्लीकेशन पाकिस्तान के ऊपर हो गई है. इजराइल के जो ब्लू प्रिंट्स हैं या इजराइल के जो प्रिंट्स हैं और फुट प्रिंट्स जो हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं. उन्होंने पहले इनको प्लान्स दिए हैं, फिर कश्मीर में आप मौजूद होते हैं, आप इनके ड्रोन सप्लाई करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, और आपने वही मॉडल उठाया और वही आपने मोदी साहब को पकड़ाया कि आप अप्लाई कर दे पाकिस्तान पे. लकीली अल्हम्दुलिल्लाह
کہ وی آر ناٹ پارٹ آف دیٹ ورلڈ. پاکستان کا پھر جب رسپانس گیا ہے تو ایک کی تو اٹ ہیز فالن آن اٹس ہیڈ, لیکن وہاں پہ رسپانس ویسا موجود نہیں ہے. تو سچویشن از ویری بیڈ. یہ لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھیں گے اور رجیم چینج کی اس کے بعد ایفرٹ کریں گے, لیکن یہ ڈکٹیٹ کرے گا ایران کا رسپانس. ہم آگے چل کے پروگرام میں بات کر سکتے ہیں کہ رسپانس کیسے جانا چاہیے یا کیا ان کو کر سکتے ہیں, کیا کیپیسٹی کیپیبلٹیز ہیں. اور دوسرا اب اس کے لیے ایران کے لیے بھی ایک کیچ 22 ہے جی. ادھر ڈائیلاگ بھی ہو رہے تھے جو ابھی پروبیبلی کینسل ہو گئے ہیں. سنڈے کو کل پھر ایک راؤنڈ ہونا تھا, نہیں وہ کینسل میرے خیال میں نہیں ہو رہا. جی وہ نہیں ہو رہا. تو ایرانین جو ہیں وہ فارن منسٹر دے ان کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے نا, وہ تھوڑی سی ملٹری پوزیشن اسٹیبلش کریں گے تو ٹیبل کے اوپر میں ذرا منصور صاحب کی طرف جاتی ہوں. منصور صاحب آپ کی بڑی کڑی نظر رہتی ہے مڈل ایسٹرن افیئرس پہ. مجھے یہ بتائیے ابھی جس طرح یہ بات ہو رہی ہے جو ہم ابھی بات ہم کر رہے تھے کہ جس طرح انگریس ہوئی ہے, کیا یہ ایک کلیکٹیو ایشو ہے جس میں سیکیورٹی لیبس آف کورس انکلوڈڈ ہے ہی ہے, پھر جو رجیم کے ساتھ ڈسکنٹینٹمنٹ ہے obviously اس میں اکانومی جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے, اکنامکلی بہت پرابلمز آ رہی ہیں, اینڈ دین دا ڈسکارڈ بٹوین دا پاور سینٹرز. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سیکورٹی فیلئر ہم کہہ سکتے ہیں ریلیٹیولی, کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ایک ہوا تھا کہ جب اسماعیل ہنیہ صاحب کو تہران کیپٹل کے اندر ہی جو ہے وہ اسی نوعیت کے ایک بہت ہی ٹارگیٹڈ قسم کے آپریشن جو ہے اس میں شہید کر دیا گیا تھا. اور اس وقت بھی جو انگلیاں اٹھی تھی اور خاص طور پہ جس شخص کو گرفتار کیا گیا تھا اس پورے پروسیس میں انوالو ہونے کے, اس کے تعلق بھی بھارت کے ساتھ انڈیا کے ساتھ لنک ڈیولپ ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ, اور خاص طور پہ جو موساد کی انگریس ہے عرب دنیا کے اندر, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجیے لبنان کے اندر انہوں نے کس انداز سے وہ جو پیجرز ہیں اس کے اندر وہ چیزیں انسٹال کی اور پھر یکبارگی کے ساتھ وہ پھٹے اور بڑے پیمانے پہ وہاں نقصانات ہوئے. تو اس سے تو انکار نہیں کیا جاتا. جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ جو پاور سینٹر کے درمیان میں ایک رفٹ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا فار فیچڈ آئیڈیا اس حوالے سے لگتا ہے کہ ماضی میں جتنی بھی رجیم چینج کی کوششیں ہوئی ہیں, چاہے وہ خواتین ایشو کو بنا کے لوگوں کو سڑکوں پہ لایا گیا ہو, یا انسانی حقوق کے معاملات کو اٹھا کے لوگوں کو یا ایک جو ویسٹ کا اور خاص طور پہ امریکہ کا جو ایک ریفارمیشن کا ایک سو کالڈ ایجنڈا ہے, وہ انہیں ایران میں تو وہاں پہ بڑا نظر آتا ہے, جمہوریت بھی نظر آتی ہے, ریفارمیشن بھی نظر آتی ہے. انہیں پیٹرو ڈالر جہاں سے وہ حاصل کرتے ہیں انہیں وہاں پہ جمہوریت یا وہاں پہ اس نوعیت کا جو انسانی حقوق ہے وہ نظر نہیں آتے. تو یہ جو ایک جسے کہنا چاہیے ایک پک اینڈ چوز والا جو سٹائل ہے امریکہ کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ آپ کو چیلنج جب یہ پاور سینٹرز کی لڑائی کی بات کر رہی تھی تو what I meant was کہ جو ایران ریولوشنری گارڈ ہیں ساتھ جو ان کا ڈسکارڈ جو ان کا آپس میں آتش کے ساتھ ہے, پھر کلرجی کا, میں ان پاور سینٹرز کی بات کر رہی تھی کہ کیا اس کی وجہ سے بھی یہ جی میں نے جنرلی اس کو ریفر کیا. ظاہر ہے ہم مطلب ایک اسٹیٹ ٹی وی پہ ہیں تو شاید مناسب نہیں لگتا ہم ایک ایک کو پوائنٹ آؤٹ کریں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پہ انٹرنلی بھی یہ مسائل چل رہے ہیں, اور یہ تقریباً سب ممالک میں ہی اس نوعیت کی چیز کسی نہ کسی طرح ہوتی ہے. ہمارے مطلب قرب و جوار میں بھی, ادروائز بھی دور نزدیک میں بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں لیکن وہ ناراضی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مثلا اس لیول تک کا نہیں ہے کہ اس میں آپ دشمن کے اعلی کار بن جائیں, اسرائیل کے اعلی کار بن جائیں. آپ کا جو بھی اسکور ہے اس کو آپ سیٹل کرنے کے بہت سے طریقے اور بہت سارے لوگوں نے یہ سیٹل بھی کیے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ دشمن کے ہاتھ میں کھیلیں گے تو ایسی صورت میں جو یقیناً آپ نہ تو پھر اس اسٹیٹ اپریٹس کے نمائندے ہیں کہ جو آپس میں اگر آپ کا کوآپریشن لیول اس طرح نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی دشمن کے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے, میں آپسی کوآپریشن کی بات کر رہی ہوں, اس کی طرف اشارے بھی ہو رہے ہیں آج کل. جی اس میں کوآپریشن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ اس میں لوپ ہول رہ جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جو اس وقت جو ریولوشنری گارڈ ہے اس کا جو ایک ملک کی معیشت کے اندر جو رول ہے وہ ہمیشہ سے آرمی کو کھٹکتا رہا ہے, اور اسی طریقے سے جو ان کو ایک تھوڑا جو اپر ایج حاصل رہا ہے بہت ساری چیزوں کو. پھر اسی طریقے سے جو ایک پیرلل ان کی طرف سے آپ کہہ لیجئے اپنی بحریہ اور نیوی اس نوعیت کی چیزیں جو بنی ہیں, تو یہ بہرحال ایک ریاست کے اندر ریاست سمجھی جاتی رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پہ شاید ان کے اندر ڈسکارڈ نہیں ہے کہ جس کو آپ, ہاں اس کو دشمن ضرور استعمال کر سکتا ہے اگر, اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رینک اینڈ فائل کا کوئی بندہ ہو, وہ کوئی باہر سے بھی بندہ انفلٹریٹ کر سکتا ہے اور رینک اینڈ فائل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے یا بن سکتا ہے. تو اسی چیز کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ جتنے بڑے پیمانے پہ آپ کو وہاں پہ ٹارگیٹڈ اور پریسیجن کے ساتھ جو لوگ ہٹ ہوئے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ جو ایک تھوڑا سا میں سمجھوں گا ایران کو
थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार रहा है, इस हवाले से कि आपने लड़ाई तो अमेरिका, इसराइल और दुनिया भर में, और बिलखुसूस जहाँ जहाँ आपका वो जो मुबैना तौर पे जो एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइन है वो इनएक्टिव एक्टिव थे, चाहे वो यमन के अंदर हो, सीरिया के अंदर हो, तो आप और ख़ासतौर पे अरब दुनिया से भी आपके कोई मरासम जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहे रिसेंट पास्ट से पहले पहले। तो ऐसी सूरत में वो लोग भी किसी ना किसी तरीके से, जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में इशारा किया कि जो हमसाया खामोश हमसाया है, वो लग रहा है कि किसी साजिश का शिकार हैं। वो सिर्फ और सिर्फ यानी यानी एक साजिश जो है ये पूरी बुनी गई है राइट, ईरान के आपका पॉइंट आ खिलाफ, गया। और उसमें इसी बहुत इसी पॉइंट को, आपके इसी पॉइंट को कमर चीमा साहब की तरफ लेके जाती हूँ। कमर चीमा साहब, दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईरान के जिस किस्म के ताल्लुकात अपने जो अपने नेबर्स के साथ हैं, उसमें इस वक्त ये बात भी हो रही है कि जो इजरायली प्लेन्स ने जो फासला तय किया 2000 किलोमीटर्स का फासला, वो रीफ्यूलिंग के बगैर नहीं हो सकता था, और वहाँ किस किस की एयर स्पेस आई, उस पर अगर आप बात करना चाहें, अगर उस पर कुछ रोशनी डालना चाहें। देखिए, सीरिया है, इराक है, देखिए इन ममालिक की पोजीशंस तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज हैं। सीरिया तो जब से बशार अल असद की हुकूमत गिरी है, आपको पता है कि इजराइल ने सबसे पहले तो जितना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर था सीरिया का वो तबाह किया। और इराक की पोजीशन भी आपको पता है किस तरह की है, प्रो अमेरिका भी है, प्रो ईरान भी है, वहाँ पे शिया पॉपुलेशन भी है। देखिए जो नेचर ऑफ स्टेट है ना ईरान की, उसकी वजह से उसकी चॉइसेस बहुत कम हो जाती हैं। जी, जॉर्डन, जी जॉर्डन तो ऑलरेडी वो तो है ही नहीं ना। जॉर्डन ने तो क्लियर पोजीशन ली हुई है, उसकी तो क्लियर पोजीशन विद इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स है, वो तो बिल्कुल भी है ही नहीं इस पोजीशन में, उसके ऊपर तो बात भी नहीं की जा सकती शायद। द क्वेश्चन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो नेचर ऑफ स्टेट है ईरान की, उसकी वजह से जो ईरान की जो रिलेशंस हैं खित्ते में, वो ममालिक की बजाय उसके मुजाहमती ग्रुपों से ज्यादा है, और वो समझता है। और देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुजाहमती ग्रुप हमेशा इजराइल के बॉर्डर्स पे रहे, या इजराइल के अंदर, या गजा के अंदर रहे, जैसे कि हमास को देख लें, हिजबुल्ला को देख लें लेबनान के अंदर, गजा के अंदर, इवन होतीज जो हैं। ईरान ने हमेशा अपने मुजाहमती ग्रुपों के जरिए इस खित्ते की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया। अब सिचुएशन ये पैदा हो गई कि जब से हमास ने 7 अक्टूबर को जब हमला किया इजराइल के ऊपर, तो पिछले 2-3 साल में तमाम जो मुजाहमती ग्रुपों की लीडरशिप एलिमिनेट हो गई, पैरेलल लीडरशिप खड़ी की गई, लेकिन वो इस काबिल नहीं है। सप्लाई चेन के इशू हैं, आइडियोलॉजिकल, वो जिसे कहते हैं ना, सांस ही नहीं होने मिल रहा। तो इजराइल ने मुसलसल जंग शुरू की, फिर सीरिया हाथ से निकल गया, और अब जंग जो है वो इजराइल के बॉर्डर्स और उसके अंदर से निकल के ईरान के अंदर आ गई है। और इजराइल ने ये महसूस किया, क्योंकि अब ईरान इतना कमजोर हो चुका है कि जिन मुजाहमती ग्रुपों के जरिए ये लड़ता था, अब वो नहीं है, तो मुझे ईरान के अंदर जाना चाहिए। सो ये एक बड़ा लॉजिकल कंक्लूजन आपको नजर आएगा कि इसलिए। और दूसरा, जैसे ही वो ईरान के अंदर हिट करते हैं तो पता चलता है कि ईरान अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो जिसको जब चाहे हिट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात देखें, कासिम सुलेमानी को हिट किया गया, इस्माइल हानिया को आईआरजीसी के कंपाउंड में हिट किया गया, और जंग शुरू होने के 10 मिनट के अंदर ही टॉप मिलिट्री लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया। ये इस चीज को बताता है कि किस तरीके से वो तमाम जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है ईरान की, उसको वो देखते हैं, पढ़ते हैं, और उनको पता है कि कौन कौन किस किस अपार्टमेंट में रहता है, कौन कहाँ पे रहता है। अगर किसी को हिट करना हो तो वो एक गोली भी जाया नहीं करते और डायरेक्ट उस जगह पे वो जाते हैं इजराइल। तो इट मींस कि सिक्योरिटी अंदर से भी कॉम्प्रोमाइज है। पेजर डिवाइसेस जिससे फटी थी, तो उससे पता चलता है कैसा स्ट्रक्चर है। सो मैं समझता हूँ कि अब डिपेंड ये करता है कि इजराइल क्या करता है। अगर तो इजराइल कॉन्टिन्यूसली ये ऑपरेशन जारी रखता है तो बहुत बड़ी हद तक वो इजराइल ईरान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, वो भले नेचुरल गैस हो, भले न्यूक्लियर वेपन्स हो, न्यूक्लियर साइट्स हो, भले मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हो, वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। अब ईरान पे डिपेंड करता है कि वो क्या इस जो कल उन्होंने जो बराज ऑफ मिसाइल्स हमने देखा चलाए, अब क्या करता है वो, और उसकी क्या पोजीशन रहती है। मेरा ख्याल है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी हद तक तो ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है कि उसने डिटेरेंस को रिस्टोर करने की कोशिश की है, लेकिन बिकॉज ईरान के पास एयर कैपेबिलिटी नहीं है, उसका ऑपरेटस जो है वो कंप्रोमाइज होता नजर आ रहा है, खित्ते में कोई अलायंस नहीं है, कोई टेक्नोलॉजिकल बर्तरी हासिल नहीं है, तो इसकी वजह से उसके लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं as far as opportunities are concerned in terms of attacking Israel. राइट।
अच्छा जनरल साहब, प्रोग्राम से पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि ईरान को अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो रीथिंक करनी पड़ेगी। अभी जिस तरह डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि एक आइसोलेशन जो है उसमें ईरान इस वक्त नज़र आता है, स्पेशली वीज़ा-वी इट्स नेबर्स। इवन चले हम तो इस वक्त खड़े हुए हैं, उनकी सपोर्ट में खड़े हैं, बट माजी में लेट्स नॉट गो इनटू इट कि क्या क्या जो है, क्या हुआ, कुलभूषण कहाँ से आया, क्या हुआ, लेट्स जस्ट लीव दैट असाइड फॉर नाउ। बट डू यू थिंक दे विल हैव टू रीथिंक दिस स्ट्रैटेजी एज वेल, जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अगर आपकी एनिमिटी, आप देखिए अभी आप उनके बात कर रहे थे जो साफ़ी यहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने इज़ नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट इसराइल या इसराइल की बात है, वो बात कर रहे हैं बार बार अमेरिका की। हाँ। आप एनिमिटी कर रहे हैं वर्ल्ड हेजमॉन के साथ, एनिमिटी कर रहे हैं रीजन में उसकी जो प्रॉक्सी है, जो उसकी एक्सटेंशन ऑफ उसकी जो एक्सटेंडेड आर्म है उसके साथ, और ये एनिमिटी डीप रूटेड है। फिर यू हैव अ हिस्ट्री ऑल्सो। ये जो जब बड़ी पावर्स को आपने कभी ज़िंदगी में कभी भी ब्रूज किया तो वो उसको भूलती नहीं है, तो दे कीप लुकिंग फॉर दी अपॉर्चुनिटी कि कब आपको वो उस पास्ट के, तो वो हिस्ट्री ऑलरेडी एक चल रही है, आप उस पे से लेके उसके बाद आपने फिर इस्लामिक वर्ल्ड, नेबर्स। अभी देखिए हम पाकिस्तान है, हमारे बहुत अच्छे आज पाकिस्तान को तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की अजमत को सलाम करना चाहिए, जिस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टेटमेंट ली, या जो पाकिस्तान के लोग और अवाम पैलेस्टीनियन कॉज के साथ जिस तरीके से खड़े, जाए जो ईरान के लिए अभी बातचीत की है। हालांकि हमारे भी कुछ गिले शिकवे पास्ट में रहे हैं, कुलभूषण यादव हमारे जो हुए हैं हमारे साथ, जो वट एवर, बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि हमें पता है कि दोनों तरफ डेंजरस एप्लीकेशन हुई है, दो डेंजरसली हेट बेस्ड आइडियोलॉजीज की, तो ये पूरे दुनिया को चैलेंज कर रही हैं, पूरी दुनिया को चैलेंज कर रही है, तो हम उनके साथ खड़े होते हैं। ईरान विल हैव टू डू दिस अगर उसने रहना है। अब वो इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ईरान की नई की क्या शक्ल बनती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अचीव कर लिए इजराइल ने या अमेरिका ने, तो उसके बाद वो कॉन्फिडेंटली रजीम चेंज की तरफ जाएंगे। दे विल नॉट लेट दिस रजीम स्टे। और वो इसलिए तो कह रहे हैं कि वो अब जब अवाम को एड्रेस करता है, नेतन्याहू बात करता है, तो कहते हैं अपनी आज़ादी के लिए आप खड़े हो जाएं अंदर से, और ऑलरेडी अंदर से ऑलरेडी अंदर से, तो एनवायरनमेंट इज नॉट गुड। तो जब आपने इतनी बड़ी जंग लड़नी होती है तो यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, आपने फ्रेंड्स क्रिएट करने होते हैं, आपने कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना होता है, कुछ चीज़ें या तो आपकी इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी हो, और ये चीज़ें शॉकिंग हैं। हाँ, नेशन एज अ नेशन ईरानियंस को मैं कहूँगा कि वो अगर खड़े हो गए और इसको थोड़ा सा प्रोट्रैक्टेड या प्रोलॉन्ग कर लिया, कई दफ़ा नेशंस बिल्कुल ख़त्म भी हो के, तो डॉक्टर साहब वो उठती हैं। लेकिन इजराइल ने भी अपने लिए कोई खैर की, उसके लिए भी खबर अब फॉर अ लॉन्ग पीरियड, फॉर अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड। देखिए उसके सीरिया के साथ इशू है, बेशक गवर्नमेंट चेंज, वहाँ पे कौन सी लेजिटिमेट या पॉपुलर गवर्नमेंट्स किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आई हैं, वो भी बाय प्रोडक्ट है वॉर का। पहले वो पगड़ी पहनी रखी है उन्होंने या जो भी था, फिर ये उन्होंने फाइटिंग गियर पहन लिया, उसके बाद अभी उन्होंने सूट पहन लिया है। तो ये जब एक्चुअल गवर्नमेंट्स आएंगी या जो लोग आएंगे, तो ये एनिमिटी जिनके डियर वंस या जिनके लोग मारे जाते हैं, वो फिर अपने ब्लड में ये चली जाती है। अब एनिमिटी इन दिस रीजन, इजराइल पैलेस्टाइन, ये इनके खून में चली गई है, तो इजराइल के लिए भी कोई खैर की खबर नहीं है। तो आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी चाहिए कि इस वक्त जो एप्लीकेशन है या जो बातचीत का जो रास्ते, देखिए 2015 में भी कुछ हद तक ईरान जो है वो कंप्लाई कर रहा था जी चीज़ों को। 2018 में जो ओवरऑल एक असेसमेंट यही है कि इजराइल के कहने पे ट्रंप वेंट आउट ऑफ दैट ट्रीटी, क्योंकि वो इस ट्रीटी से खुश नहीं थे, क्योंकि जो सिविलियन यूज आपने दे दिया। अब देखे ना, दुनिया के लिए ये हैरान करे, वही अमेरिका जो 2015 में परमिशन देता है, 2018 में एक इंडिविजुअल आता है वो कहता है जी मैं, इसका मतलब वो स्टेट की पॉलिसी या तो नहीं है, या वो कोर्स करेक्शन अगर कर रहे हैं, तो फिर कोई एक हु वुड ट्रस्ट देम, या बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, गिव एंड टेक की पॉलिसी से। मैं जरा मंसूर साहब से पूछ लूं, मंसूर साहब आप क्या समझते हैं जो ये बैलेंसिंग एक्ट की बात हो रही है, बिकॉज इस वक्त तो उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, जो सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है, ये बैलेंस आप क्या समझते हैं, क्या किस तरह चीजें जो हैं वो अपनी फेवर में जो है वो ले जाई जा सकती हैं? देखिए जी, रिसेंटली ईरान ने अपनी जो डिप्लोमेसी है उसमें एक बड़ी मेजर चेंज लेके आया है। खासतौर पे वो जो एक अकीदे की या मसलक की बिना पे एक डिस्कॉर्ड का हमें एलिमेंट दिखाई देता था, और ख़ासतौर पे अरब दुनिया के साथ उनकी एक खींचातानी, अरब व अजब की जो लड़ाई है या झगड़ा है, फिर उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करके वेस्ट ने जो मसलकी बुनियादों पे एक कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। तो उससे बहुत हद तक मैं समझता हूँ ईरान जो है उसने अपने आप को डिसएसोसिएट किया, और ये जो एक दरमियान में बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक लल पीरियड आ गया था, ख़ासतौर पे सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो गए, क्योंकि एक ऐसे
शिया रहनुमा को वहाँ पे असैसिनेट कर दिया गया था, जिसके बाद ये मामलात ख़राब हो गए हैं। तो उसके बाद मैं समझता हूँ जिस तरीके से चाइना ने अहम किरदार अदा किया इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए, और सऊदी अरब की और ईरान की अप्रोचमेंट के हवाले से, वो बड़ा ही इंकरेजिंग फैक्टर था। और अभी रिसेंटली आप देखिए कि इस क्राइसिस से पहले जब ये मुज़ाकरात के हवाले से ईरान को कायल और मायर किया जा रहा था, जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से, तो खुद सऊदी वज़ीर दिफा जो हैं वो तेहरान तशरीफ़ लाए और उन्होंने अली खामेनेई से मुलाकात की, और फिर यहीं से अली खामेनेई का पैगाम जो है वो मुतहद्दा अरब अमारात के ज़रिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा कि मुज़ाकरात के लिए ये तैयार हैं और इसके लिए एक मॉडस ऑपरेंडाई जो है वो तय किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये, और इस वक्त देखिए यूएई ने भी बहुत बड़ा दिल किया, क्योंकि यूएई के खुद जो अपने जज़ायर हैं जिस पर उनका दावा है वो उनके हैं, ईरान उनको अपना जज़ायर ख्याल करता है। तो इस तरह की जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है उसको भी फोरगो किया है ईरान ने। तो ईरान के यहाँ एक चेंज ऑफ हार्ट और चेंज ऑफ डिप्लोमेटिक पॉलिसी हमें दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो एक और अहम इशू मैं समझता हूँ जो थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल है और उसकी थोड़ी सी मजहबी कनोटेशन भी जो है वो डिराइव की जाती है, वो वहाँ पे जो एक खास उनके यहाँ वली अल फ़क़ीह का जो मौजू है, और उसको इस वक्त तक जो अरब दुनिया है खास तौर पे जहाँ पे एक डिफरेंट सेक्ट जो है, डिफरेंट मसलक जो है वो इन प्रैक्टिस है, वो उसको कोई ज़्यादा अपने दिल के करीब नहीं समझता। तो मैं समझता हूँ ये वो चीज़ें हैं कि अगर ईरान इन बुनियादों पे, ज़ाहिर है वो तो एक आइडियोलॉजिकल शिफ्ट होगी, चेंज होगी, और जिस इस वक्त तक जो ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या उनके जो निज़ाम हुकूमत के अंदर जो रोल इस वक्त वहाँ पे उनके सुप्रीम लीडर को हासिल है, वो भी एक महल नज़र है। और आने वाले दिनों में वो जो एक चेन थी, एक लड़ी थी जो मुख्तलिफ लोगों की शक्ल में पॉइंट आउट की जाती थी कि ये फ्यूचर रहबर हो सकते हैं, सुप्रीम लीडर हो सकते हैं, तो अब उसमें भी हमें एक जिसे कहना चाहिए एक ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा है कि इसके बाद इनका कोई वारिस या इनका जानशी जो है अली खामेनेई का कुछ दिखाई नहीं देता। तो नेचुरली शायद इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईरान के अंदर इंटरनली उसमें जो है अमेंडमेंट या तरमीम आना शुरू हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त यानी सऊदी अरब की तरफ से ख़ास तौर पे इज़हार यकजहती किया गया है और बिलखुसूस कॉल की गई है सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी अपने ईरानी काउंटर पार्ट को, ये एक बड़ा मैसेज है मैं समझता हूँ। और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क की तरफ से कि जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार का पहली डेस्टिनेशन करार दिया अपने गैर मुल्की दौरे की, लेकिन उनके अपने मकासद का पॉइंट आ गया। इसी से बात आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा इन्हिसार होता है। मुस्लिम ममालिक इस वक्त जो है किस तरह रिएक्ट करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज क्या कहा वो सुनते हैं और फिर ज़रा मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊँगी। कल जो ईरान में हुआ है, उनकी एटमी तनसीबात जो हैं वो निशाना बनाई गई, चुन चुन के उनकी जो मिलिट्री की या पासदारान की जो लीडरशिप थी उनको शहीद किया गया। इस वक्त लाजम है कि कोई लीड ली जाए इस सिलसिले में कि OIC का इजलास बुलाया जाए और तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मिलके कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस करें जिससे जो है इजराइल का जो है मुतहद होकर मुकाबला किया जा सके। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुतहद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, सबकी बारी आ जाएगी अगर आज मुत्तहद ना हुए। बट डू यू थिंक दैट यूनिटी सीम्स टू बी एनीवेयर इन साइट? देखिए, इफ हिस्ट्री इज एनी गाइड तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है। देखिए, आप कैसे इकट्ठे होते हैं या क्या चीज़ है जो कॉमनली आपको यूनाइट करती है। यूरोप या नेटो को क्यों इकट्ठे हैं? बिकॉज उनके लिए एक कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी। देखिए, मुसलमान ममालिक के डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, तो वो जो एक नेचुरल होती है हार्मनी होती है वो नहीं है। एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न्ड तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं किसी भी मुल्क के अंदर देखा जाए तो रिलीजन अकेला ऐसा नहीं है जो शायद सबको बाइंड कर सकता हो। ठीक है, मुसलमान होना एक दैट इज ज़बरदस्त चीज़ है, हमें बड़ा फ़ख्र है, बट एट द सेम टाइम नेशनल इंटरेस्ट जो है वो मैटर करता है। और जारी बात है अरब वर्ल्ड, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉर्डन की बात कर रहे थे, तो जॉर्डन की जारी बात है अपने बहुत ज़्यादा उसकी वो कंप्रोमाइज़ किस्म की पोजीशन है, परेशान है।
वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है, वो क्या करे और क्या ना करे। हाल ही में देखा जब जॉर्डन जो है उनकी लीडरशिप व्हाइट हाउस गई तो हमने बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं वो उनकी ज़ाती एक राय और सोच तो है, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की और बहुत सारे दुनिया के मुसलमानों की है ये सोच, लेकिन इसको पॉलिसी लेवल पे लेके जाना बहुत मुश्किल है। और कभी भी ऐसे नहीं, आप देखिए कश्मीर के मसले पे देख लें आप, जब पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाना चाहता था आफ्टर 370-35 है, तो क्या हुआ उसके वक्त। सो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान, हर मुल्क जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको देखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ साहब की, बट इन रियलिस्टिक टर्म्स ये होता नजर नहीं आ रहा। जनरल साहब, ओआईसी से फिर, मतलब मैं तो डिफेंस मिनिस्टर हैं, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बट पता नहीं शायद मैं स्केप्टिकल हूँ, ओआईसी से मुझे तो कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। जी देखिए, आप हर उस चीज़ से उम्मीद वाबस्ता रख सकती हैं जो एग्जिस्ट करती हो। तो जब एग्जिस्ट ही एक नहीं करती प्रैक्टिकली, उस पर सिर्फ उम्मीदें वाबस्ता रखना, लेकिन उसके देखिए आपको कन्वर्जेंसेस या जो कॉमन थ्रेट है दैट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। आप किसी को कह नहीं सकते कि जी आप देखें कहीं पे किंगशिप है, कहीं पे सो कॉल्ड हमारी डेमोक्रेसी या जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है इन अरब वर्ल्ड, आप देख लें मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, वो भी ज़रा अंडर क्वेश्चन ही है जी। वो लोगों के एस्पायरेशंस या उन्होंने दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दैट एरिया। नॉर्थ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको आप देख रहे हैं, उनके जो हालात हुए हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को उन्होंने अपनी एक, वो कहते हैं ना, उनको तो अपनी पड़ी हुई है जी, अपनी सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि किसी का। और दूसरा, जब आप इकनॉमिक पावर नहीं होते, जब आप एक पोलिटिकल पावर नहीं होते, जब आप एक मिलिट्री जाइंट नहीं होते, तो आपकी कोई भी पॉलिटिकल पॉलिसी या आपकी आवाज़ में वो वैसी ताकत आ ही नहीं सकती। यस, सऊदी अरेबिया इफ दे आर इन्वेस्टिंग $600 बिलियन, और ये जो अभी मंसूर साहब भी जिस तरफ इशारा करते हैं, आई थिंक बड़े इनकरेजिंग उनका रोल रहा है। उनको अभी इस रोल को अगर वो एक्सटेंड करते हैं और विद रियलाइजेशन है, तो आई थिंक उस, लेकिन वो भी तो एक फंडामेंटल कोई बेस पे करेंगे ना। अगर आपने अमेरिका को या कायल करना है, या वेस्ट को कायल करना है, या इजराइल को कायल करना है, तो यू विल हैव टू ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल कि जी ये हम आप या ईरान को कंपेल करेंगे कि ये लेके, ईरान ने भी एक पोजीशन ले ली हुई है, वो उस पर कंप्रोमाइज ही नहीं करना चाह रहे, उस पर बात ही नहीं कर, जो न्यूक्लियर की हम बात कर रहे हैं। एंड दिस इज लिटिल बियॉन्ड न्यूक्लियर। डॉक्टर साहब, ये नहीं है कि वो न्यूक्लियर पे कंप्रोमाइज कर जाएंगे, तो दिस इज लिटिल बियॉन्ड, वो उसको कहते हैं ना लॉजिकल एंड तक इसको पहुंचाना चाहेंगे। हालांकि लॉजिकल एंड तक कोई चीज वो नहीं। अभी देखिए हमास का वो क्लेम कर रहे हैं, जो एक्सटेंशंस हैं जिनको वो कहते थे ईवल की, या ईरान की एक्सटेंशंस ही कहते थे, हुतीज की बात हो रही है, हमास की हो रही है, क्या उन्होंने पूरी 100% खत्म कर दी है? कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहा। आप मैनेजमेंट आपने कर ली है उस रीजन की, कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल देयर, एब्सेंशिया ऑफ वॉर अंडरलाइंग इशू स्टिल देयर, सीरियसली देयर। इसलिए तो मैं पहले देखे ना अपने जवाब में कहता कि इजराइल के लिए भी बहुत से चैलेंजेस वो छोड़ते जा रहे हैं। देखिए जहां पे आप इतना जुल्म और इतनी ज्यादती होती है, वहां पे इस तरह के एलिमेंट्स, आप फ्यूचर का तो वॉरफेयर ही ये रहना है। तो इजराइल भी आप कहें कि 100% उसका कंट्रोल हो गया, दैट इज नॉट देयर। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ने किसी न किसी शक्ल में अभी तक वो कूलिंग पीरियड उस एरिया में चल रहा है, लेकिन इमारत वो जो जली है। साहब, मैं इस पे, क्योंकि ऑब्वियसली कमिंग बैक होम, ये जिस तरह ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं कि कल को हम में से भी कोई हो सकता है, तो मैं एक तरह व्यूअर्स को क्लिप दिखाना चाहती हूँ बेंजामिन नेतन्याहू की। उन्होंने क्या कहा था 2011 में, उनके क्या स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से क्या अज़ाइम है, ज़रा वो भी सुन लेते हैं। जनरल साहब का पर्सपेक्टिव इस पर लूँगी। उनकी एटमी तनसीबात जो हैं वो निशाना बनाई गई, चुन चुन के उनकी जो मिलिट्री की या पासदारान की जो लीडरशिप थी उनको शहीद किया गया। इस वक्त was to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. The greatest mission हमारे लिए भी कोई खातिर खा, कोई नेक अज़ाइम तो बिल्कुल नहीं है। एंड देन वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इंडो इजरायली इंडियन जो यूएस नेक्सस जो है वो हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जी देखिए, टेसिट अप्रूवल तो यूएस से आती है, लेकिन ये जो इंडो इजराइल न कहें, इसको आप आरएसएस हिंदुत्व, हिंदू जायनिज्म और जो जूइश जायनिज्म है, इनके नेक्सस ज़रूर कहिए। देखिए इंडिया
although کہ کانگریس یا کوئی اور بھی پارٹی ہو تو ان کے مور اور لیس یہ چیزیں رہی ہیں اور ان کی کلیبریشن رہی ہے. اور یہ اسلام کا جو ابھی آپ نے دکھایا بھی ہے 2011 کا یہ ڈونا وائس کو یہ انٹرویو دے رہے تھے تو اس میں بھی یہ انہوں نے بالکل اپنے کلیئر عزائم بتا دیا. دیکھیں 1948 میں جب اسرائیل بنتا ہے جی تو رائٹ فرام دی آؤٹ سیٹ انہوں نے نیوکلیئر کی طرف اپنا سلسلہ شروع کر دیا بیکاز وہ جس خطے میں وہ رہ رہا تھا جنگیں بھی شروع ہو گئیں, عرب ورلڈ پورا اس کے ساتھ جنگیں, تو اس نے اپنا سروائیول سمجھا ہی اس نیوکلیئر میں اور وہ کنیکٹ ہوا امریکہ کے ساتھ اپنے جو جوئش اپنے لنکیجز تھے اور اس نے شروع میں اسی کی پروٹیکشن میں جا کے ورلڈ وار کے بعد امریکہ نئی پاور اور مکمل طور پر حاوی تھا پوری دنیا میں, باقی ویسٹ کی وہ پاورز ارسوائل وہ ختم ہو چکی تو اس کو ایک انوائرمنٹ مل گئی اور امریکہ کو ویسٹ کو ایک اس ریجن کے اوپر ایک ہیجمون یا ایک شرارتی بچہ جو اس کو چاہیے تھا کہ وہ سب کو ایک سائز سے آگے نہ جانے دے, ان کی اس کے اوپر کسی. تو دیکھیں انڈیا کی جو اپلیکیشن ہے یہ اسرائیل اور انڈیا کی جوائنٹ اپلیکیشن ہے پاکستان کے خلاف جو ابھی پہلگام میں ہوا. ان کی پلاننگ انہوں نے حسن کیا ہے, انہوں نے دیکھا کہ پاکستان ابھی اپنے مسائل سے نکلنا شروع ہو رہا ہے, اکنامکلی بہتر ہو رہا ہے, جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے وہ بہتر ختم ہو رہی ہے, اس کی طرف جا رہا ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا. اور پھر ہماری جو ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنے عزائم بالکل کلیئر شو کر دیے کہ دے ول ناٹ کمپرومائز. تو انہوں نے ان کو حسن کرایا کہ میں نے تو ایران کے دانت نکال دی ہیں جو اس ریجن میں, تم اس کو ذرا ڈیل کرو اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم. تو اپلیکیشن از آلریڈی آن. میں ذرا منصور صاحب کے پاس اور پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس فائنل کامنٹس لینا چاہوں گی. منصور صاحب آپ اس کانفلکٹ کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں, اس کا اینڈ ہوتا آپ کو مطلب نیئر فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی ابھی تک تو جو سگنل ہمیں امریکہ کی طرف سے دکھائی دے رہے ہیں اس میں تو کسی قسم کی کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس جنگ کو بند کرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس وقت اس جنگ کے سہارے ہی ہے میں سمجھتا ہوں جو نیتن یاہو کی حکومت جو ہے اسے بچائے رکھنا ہے, کیونکہ وہ جس انداز سے کرپشن میں محفوظ ہیں اپنے ملک کے اندر, جس طریقے سے ان کی حکومت کے خلاف وہاں پہ ایک نفرت اور جس طریقے سے خود ان کے اپنے حکومتی اسٹیٹ آپریٹرز ان کے بارے میں پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ان کے آپس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, ان کی جو شین بیت کے سربراہ جس طریقے سے ان کو وہ اپنے حق میں گواہی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے, یہ تمام وہ انڈیکیشنز ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت جو ایجنڈا لے کر یہ جنگ شروع کی گئی ہے وہ ابھی پورا ہوتے کافی وقت لگے گا, اور اسی لیے اس جنگ کو تھوڑا سا طول دینا بھی مقصود ہے. اور اس کے لیے امریکہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ کانفلکٹ جو ہے یہ پھیلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ خطے کو لپیٹ میں لیتا ہوا نظر آ رہا ہے, کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں آپ کوئکلی؟ یہ ہے کہ ایران کو میسیولی اس کو ایسکلیٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ کانفلکٹ ڈی ایسکلیشن کی طرف جائے. اگر ایران نے ایسکلیشن شو نہ کی, اپنی ڈیٹرنس اس لیول پہ شو نہ کی کہ خطے کے اندر طاقتیں اور دنیا نے یہ محسوس کیا. دیکھیں ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ ایران کی بہت زیادہ کیپیبلٹی ہے, اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جائے گا, یہ آپشنز ہیں. ناؤ از اے ٹائم کہ ابھی بینجامن نیتن یاہو نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ یو ول سی کہ اسرائیلی جیٹس جو ہیں دے ول بی اوور دا تہران. سو دا کوسچن از کہ یہ چیزیں ایران اگر ایسکلیٹ نہیں کرتا تو اٹ ول بی اے پرابلم. سو ان کو عمل لانے کے لیے وہ کہتے ہیں نا جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے, جیسے ہم نے 10 مئی کو کیا تھا اور بھارت اسی وقت تیار ہو گیا تھا سیز فائر کے لیے. ٹھیک. آن دیٹ نوٹ ویل کلوز ٹوڈیز پروگرام. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا, منصور صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ٹیکنگ ٹائم فار دس پروگرام. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ, اللہ حافظ. درست ہر وقت بر وقت